हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 11 में हमने कॉनिक सेक्शन के ऊपर जितनी भी बातें थी वो सब हमने कंप्लीट की थी, और लास्ट एक्सरसाइज में हमने कॉनिक्स के ऊपर एप्लीकेशंस हमने जानी थी। आई होप आप सब ने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया होगा। इस लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 से। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा जो है अपने सिलेबस में 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 12 का नाम है इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मतलब आप इसके साथ इंट्रोडक्शन वर्ड और लगा दें, इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्चुअली में मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, लेकिन 11th क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को ज़्यादा लेवल में नहीं बता रखा, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं समझा रखा, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है और उसमें बेसिक्स चीज़ें क्या क्या हम सीखेंगे। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो क्लास 12 में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा इसी नाम से, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से। क्लास 12 में आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ आप इसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में, प्लेन के बारे में बहुत डिटेल से आप जानेंगे। तो फिलहाल 11th में हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये मत समझना कि आज मैं जो लेक्चर में बता रहा हूँ बस वो इंट्रोडक्शन ही है, वो मैं आपको कुछ अलग से आज बताने की कोशिश करूँगा। और मैं लेक्चर बनाने से पहले मैंने सोच रखा था कि आज आपको मैं ज्योमेट्री का पूरा हिस्ट्री बताऊँ और मैं यहाँ तक लेकर के जाऊँ कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है। इसके बाद जो 2 लेक्चर आएंगे, मतलब इस पे बेस जो 2 एक्सरसाइज होंगी, उनमें हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेसिकली वो चीज़ें सीखेंगे जो हम पहले 10th में भी पढ़ चुके हैं 2 डायमेंशन में। वो हम जानेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ना, वही बात हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चलने से पहले बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं कि ये ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है। थोड़ा आज हम इसका हिस्टोरिकल अप्रोच लेते हैं कि हम कहाँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तक चलते चलते हम कहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले आज हम इस टर्म ज्योमेट्री को जानते हैं कि ये ज्योमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है तो आप में से कोई कहेगा सर ज्योमेट्री मतलब एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जितना भी आपने पीछे की क्लासेस में 10th तक जो भी आपने सीखा है आप उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री का जवाब देंगे। और कई बच्चे फनी जवाब भी देते हैं। ज्योमेट्री कहते हैं सर वो एक ज्योमेट्री बॉक्स आता है जिसमें वो टूल्स होते हैं, वो ज्योमेट्री है। ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री मैं आपको वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ कि एक्चुअली ज्योमेट्री का लिटरली मीनिंग क्या था, और इसको जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री कहाँ तक पहुँच गई, आज के टाइम में ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस कहाँ तक हो गई। ज्योमेट्री एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड है। अगर मैं इस वर्ड को 2 वर्ड में बिखेरूं तो ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। लिटरली द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री इज व्हाट आई एम टॉकिंग। ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, जियो प्लस मेट्रियन। जियो प्लस मेट्रियन इन ग्रीक लैंग्वेज, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, जियो प्लस मेट्रियन। इन ग्रीक लैंग्वेज जियो, ग्रीक भाषा में जियो का मतलब होता है बच्चों लैंड, भूमि। कहीं कहीं इसको अर्थ भी कहा, अर्थ प्लैनेट के लिए अर्थ भी यूज किया। सो इन ग्रीक लैंग्वेज जियो मीन्स लैंड और यू कैन से अर्थ। अर्थ भी कई जगह ये मिलता है कि इसका मीनिंग अर्थ भी है, जियोग्राफी, राइट। वहाँ जो जियो है मतलब अर्थ, प्लैनेट, और ये लैंड से भी हम इसको बोल सकते हैं। और मैट्रियन का मतलब इन ग्रीक लैंग्वेज मैट्रियन मीन्स मेजरमेंट। इन ग्रीक लैंग्वेज मैट्रियन मीन्स मेजरमेंट। अगर आपको याद हो तो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बन के बनाए, ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्रियन। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल्स, साइड्स, और मैट्रियन मीन्स मेजरमेंट। सो मैट्रियन का मतलब तो पता ही है, मेजरमेंट है।
So literally, if you see the meaning of geometry, literally the meaning of geometry is land measurement. भूमि का जो मापन करते थे ना, भूमि की जो पैमाइश करते थे, उनको जो मेजर करते थे, उस काम को ग्रीक के लोग उस काम को कहते थे कि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। जैसे ज्योमेट्री कर रहे हैं, हम भूमि को माप रहे हैं। ये ज्योमेट्री वर्ड वहाँ से आया। एक क्लास में आपसे स्पेशली क्लास लूँगा जिसमें मैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि आपकी क्लासेज अभी आप आमने सामने आए हो, अभी लॉकडाउन चल रहा था तो सब कुछ हम इसके थ्रू पढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा जब बच्चे आएंगे तभी हम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में आमने सामने बात करेंगे, एक वर्कशॉप टाइप में करेंगे उस पर। तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि जो मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पर मैं बात करूँ तो बेबीलोन्स एक लोगों का एक ग्रुप हुआ है, बेबीलोनिया एक जगह है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में। उस हिस्ट्री में वो बिल्कुल हिस्ट्री पे मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स ऑफ हिस्ट्री की बात करूं और बेबीलोनिया और बेबीलोन्स का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो वो लोग जो अपनी ज़मीन को मापते थे ना, जो अपनी ज़मीन को मापते थे, अब कोई जाकर उनसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, जैसे हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, हम भूमि को माप रहे हैं। सो द लिटरली मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री इज लैंड मेजरमेंट, बट दे डोंट नो व्हाट इज सेंटीमीटर, व्हाट इज मीटर, व्हाट इज फुट, व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज एरिया। ये नहीं मालूम था उनको ये उस समय मैं आपको उस दौर में लेकर के जा रहा हूँ जब ज्योमेट्री के ये यूनिट वगैरह, एरिया, पैरामीटर कुछ था ही नहीं। उन्होंने सिंपली अपने जैसे रस्से बना रखे हैं, रस्सी बना रखी है, कोई रस्से डाल रखे हैं। उसने कहा कि भाई ये एक रस्से इतना, एक रस्सा इतना, एक रस्सा इतना, एक रस्सा इतना, अपना जगह माप ली, भाई ये मेरी जगह है, मैं इसमें अपने भेड़ बकरियों को रखूँगा, अपने पशुओं को रखूँगा, या इतने में मैं अपने कुछ बोऊँगा, ताकि पड़ोसी के साथ उसका डिस्प्यूट खत्म हो जाए, पड़ोसी भी अपने जगह फिक्स कर ले। जैसे कि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, टाइम बढ़ता गया, कुछ यूनिट्स आने लगी, कुछ इसके स्टैंडर्ड आने लगे। तब एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुआ, यूनान, ग्रीक को अगर मैं पुराने उस दौर में जाऊं तो पुराना नाम उसका यूनान है। आज तो उस यूनान में से बहुत सी छोटी छोटी कंट्री अलग हो गई है। ग्रीस कंट्री एक छोटी सी, उसका कल्चर उस ग्रीक से मैच करता है। यूनान नाम था पुराना उसका। तो वहाँ उस यूनान में ही एक मैथमेटिशियन था यूक्लिड, जिसको मैं फादर ऑफ ज्योमेट्री कहूँगा। आपने 10th क्लास में डिवीजन लेमा पढ़ा होगा यूक्लिड का, वही। सो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जिसको फादर ऑफ ज्योमेट्री हम कहेंगे, जिसने ज्योमेट्री का सारा कंसेप्ट बताया, मतलब शुरुआत की। और अगर यूक्लिड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भगवान इस दुनिया में आए और भगवान मुझसे मिले पर्सनली और मेरे से कहे कि चल मैं तुझे एक मौका देता हूँ, फ्लैशबैक में लेकर के जाता हूँ और किसी एक व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ, तो मैं यूक्लिड से मिल करके आऊँगा। इस यूक्लिड से मिलने की मेरी 2 वजह होंगी। एक वजह तो ये होगी कि इस यूक्लिड के बारे में, जो मैं यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, इस यूक्लिड के लाइफ स्पैन के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मतलब इसका जन्म कब हुआ, किस किस प्रोसेस इसकी लाइफ गुजरी, डेथ कब हुई, ये सब अननोन है। इनके ज़्यादा डेटा नहीं मिले, रिसोर्सेज नहीं मिले जिनसे हम उसकी लाइफ पूरी लिख सकें। एक तो ये वजह हो गई। खैर, ये वजह कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है एज कम्पेयर टू जो दूसरी वजह है। दूसरी वजह ये है कि कहते हैं कि इस यूक्लिड ने, जो फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड था, इस यूक्लिड ने अपनी लाइफ में टोटल 13 बुक्स लिखी थी। 13 बुक्स लिखी थी मैथमेटिक्स के ऊपर, ऐसे डेटा मिले हैं, जिनमें से हमें आज तक सिर्फ 2 बुक्स ही मिल पाई है। 11 बुक्स का आज तक कोई अता पता नहीं। 11 बुक्स कहते हैं कि जिस समय यूक्लिड था उस जगह कोई नेचुरल डिसास्टर आया, सब कुछ खत्म हो गया।
इवेंचुअली फॉर्चुनेटली हमें वो 2 किताबें तो मिल पाई, और उन्हीं बुक में जिक्र है कि यूक्लिड ने अपने सारे काम, यूक्लिड ने बता रखा है कि मैंने अपने सारे काम इन 13 वॉल्यूम्स में फिक्स किए हुए हैं। अब उन 2 बुक में पता क्या है, उन 2 बुक में पूरी ज्योमेट्री है। आप ऐसे मत सोचना कि अच्छा होता वो 2 बुक भी ना मिलती तो ज्योमेट्री नहीं होती, ऐसा नहीं। थिंक अबाउट द डेवलपमेंट, थिंक अबाउट द मॉडर्न साइंस। आप जिस रूम में बैठे हो, आप जिस बेंच पे बैठे हो, आपके सामने जो बुक है, आपके घर में जो कार, आपके घर में जो फर्नीचर है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें ज्योमेट्री ना लगती हो। हर चीज़ में ज्योमेट्री है। जहाँ डिजाइन है वहाँ ज्योमेट्री है, जहाँ मेजरमेंट है वहाँ ज्योमेट्री है। हर चीज़ में ज्योमेट्री लगती है। ये सारा डेवलपमेंट ज्योमेट्री। आप बड़े बड़े शहरों में जाते हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, अलग अलग शेप में है, कोई गोल है, कोई स्क्वायर है, कोई ऐसे कोन के टाइप में बना दी। ये सब ज्योमेट्री के कारण ही पॉसिबल है, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यूक्लिड से ये दूसरी वजह मिलने की, मैं उससे पूछूं कि 11 बुक्स में क्या क्या लिखा था, उससे पूछूं क्या क्या लिखा था और उसको मैं टाइप करके ले आऊं और यहाँ पे आकर के अपना नाम लिख करके पब्लिश कर दूं कि ये मैंने बताया है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम द जोक, तो इस पे आते हैं हम। यूक्लिड ने टोटल इतना यूक्लिड का था। चलिए, अब मेरे कि यूक्लिड को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। ये मैं आज इस पे थोड़ा हिस्ट्री पे आपको बात बता रहा हूँ। तब से लेकर के आज तक ज्योमेट्री की 2 फैमिली बना दी। ज्योमेट्री को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो बन गया, ज्योमेट्री को 2 कैटेगरी में डाल दिया। एक तो बन गई यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और एक बन गई नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। वन इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड वन इज नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन, ये ग्रीक भाषा का ही ट्रेंड है। जब किसी के नाम के पीछे EAN लगता है तो मतलब का की, यूक्लिडियन ज्योमेट्री मतलब यूक्लिड की ज्योमेट्री। लाइक ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, इंडियन, अमेरिकन, ये सब उसी भाषा से हमने फ्लो बनाया, उसी भाषा से हमने एक ट्रेंड बना दिया। इंडिया में बहुत से वॉवल्स थे तो लास्ट में सिर्फ एन ही लिख दिया, इंडियन हो गया। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ऑल दीज आर। अगर मैं अगर अपना कोई थ्योरी दूं तो मेरा ग्रीक भाषा में अनूपियन, EAN लग जाएगा नाम के पीछे। यूक्लिडियन ज्योमेट्री मतलब यूक्लिड की दी हुई ज्योमेट्री, मतलब उन 2 बुक्स में यूक्लिड ने ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट बताए, उनसे जो बातें उसने बताई, उस सब को यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहा गया। बात समझ में आई? तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री एक अलग से फिक्स हो गई। लेकिन यूक्लिड ने जो बातें बताई ना, यूक्लिड ने अपने रहते हुए ज्योमेट्री में जो बातें बताई, आज की साइंस, आज का मैथमेटिक्स, मतलब तब से लेकर के आज तक बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, बहुत चेंज आ चुके हैं। बहुत से मैथमेटिशियंस ने यूक्लिड की बहुत सी बातों को चैलेंज किया और उनको गलत भी कहा कुछ कंडीशंस पे, तो उनको दूसरी कैटेगरी में रखा गया, वो है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तब से लेकर के आज तक जितनी भी ज्योमेट्री में थ्योरी आई है उसको मैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में रखूँगा। आज आप में से कोई भी ज्योमेट्री में नया टॉपिक देता है, नया कंसेप्ट देता है, तो आप सीधी से बात, आप उसका कोई पर्टिकुलर नाम रखोगे, आप कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम रखोगे, तो उस पर्टिकुलर नाम को इस नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में लेकर के जाया जाएगा। यूक्लिडियन में तो फिक्स है, यूक्लिड ने जो बताया वो सब। तो इस नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बहुत से पार्ट्स हैं, सबने अपने अपनी थ्योरी दी, अपने अपने नाम से बताया। जैसे आप कोनिक्स पढ़ करके आए हो, सॉलिड ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, बहुत सी ज्योमेट्री इसमें आप पढ़ोगे। इस नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ही, इस नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
और बच्चे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देने वाला जो मैथमेटिशियन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बताने वाला जो मैथमेटिशियन था, उसका नाम था रेने डेस्कार्टे। रेने डेस्कार्टे फ्रांस का रहने वाला एक मैथमेटिशियन, और ये बहुत पुराना मैथमेटिशियन नहीं था। यूक्लिड तो बहुत पुराना, अब आर्यभट्ट के एरा में चले जाए उस टाइम, और रेने डेस्कार्टे, श्रीनिवास रामानुजम इस एरा में आ जाए, मॉडर्न मैथमेटिशियन, पुराना नहीं। तो रेने डेस्कार्टे ने मैथमेटिक्स की दुनिया में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? रेने डेस्कार्टे ने जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी ना, तो मैथमेटिक्स का पूरा माहौल बदल गया। या मैं कहूं मैथमेटिक्स, जो एक 5th क्लास में बच्चा ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और एक आप जो 11th 12th में पढ़ रहे हो और आगे एमएससी तक पीएचडी तक पढ़ोगे मैथमेटिक्स को, दोनों के लेवल में फ़र्क आ गया। रेने डेस्कार्टे के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन हम बताएं तो इस पे भी पूरा एक लेक्चर लग जाएगा बताने में। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इस पे कभी और बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि पूरा अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ें तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा कि रेने डेस्कार्टे ने मैथमेटिक्स की 2 ब्रांच को मिला दिया। जब मैथमेटिक्स की 2 ब्रांच को मिलाया गया तो एक जो नई किस्म की ज्योमेट्री आई, उसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। कोऑर्डिनेशन से आई। क्या किया रेने डेस्कार्टे ने? रेने डेस्कार्टे ने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री को अलजेब्रा से मिला दिया। ज्योमेट्री को अलजेब्रा से मिला दिया, मतलब एक ज्योमेट्रिकली फिगर है, एक तो उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, एक उसको अलजेब्रिकली इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें। हर ज्योमेट्रिकली फिगर को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना सिखाया रेने डेस्कार्टे ने, तो उसका नाम उन्होंने दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी आप पीछे स्ट्रेट लाइन में पढ़ करके आए हो, कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ करके आए हो ना। या देखो, मैं अगर 5th क्लास में जाऊं, 5th या 6th क्लास में जाऊं और मैं बच्चों से कहूं कि बच्चों एक सर्कल बनाओ जिसका सेंटर है 2 3 और रेडियस है 5, तो बच्चे लोग क्या करेंगे? वो अपने उस है ना कंपास लेकर के 2 3 पॉइंट देखेंगे कि 2 3 पॉइंट कहाँ है ना। पहले तो 2 3 पॉइंट को फिक्स करेंगे, फिर इस पे कंपास का एक टिप लगा करके और 5 सेंटीमीटर उसको खोल करके ओपन करके उतनी रेडियस लेकर के एक सर्कल बना देंगे ना। 5th क्लास के बच्चों के लिए वो सर्कल ये है। और आप बच्चों के लिए, आपको मैं कहूं एक सर्कल बताओ जिसका सेंटर है 2 3, रेडियस है 5। आप पता क्या करोगे? आप इसको लिखोगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 5 का स्क्वायर कितना? 25। ये भी तो यही सर्कल है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल हुज सेंटर इज 2 3, रेडियस इज 5, एंड दिस इज ऑल्सो दैट सर्कल हुज सेंटर इज 2 3, रेडियस इज 5, सेंटर 2 3 है और रेडियस हमने 5 लेकर के ड्रॉ किया है। सो देयर आर 2 अप्रोच ऑफ ज्योमेट्री। वन इज ज्योमेट्रिकली, एक तो हमने इस सर्कल को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है, एक हमने उस सर्कल को इक्वेशन से अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है। तो रेने डेस्कार्टे ने यही तो किया था, एक ऐसा कंसेप्ट दिया था जिससे आने वाले मैथमेटिशियंस उन ज्योमेट्रिकली फिगर की इक्वेशन निकालने में समर्थ हुए। तो वो क्या थी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। when geometry meets algebra then it gives coordinate geometry। ये मैंने पूरा कंक्लूजन बताया इन द लास्ट में, वैसे तो बहुत डेफिनेशन से गुजर करके आती है। और बच्चों, हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 2 डायमेंशंस में पढ़ते हैं। वन इज इन 2 डायमेंशनल, वन इज इन 3 डायमेंशनल। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम 2 डायमेंशन में, दो डायमेंशन में पढ़ते हैं। वन इज 2 डायमेंशनल, वन इज 1 डायमेंशन में पढ़ते हैं। 1 डायमेंशन में क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2 डायमेंशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x और y 2 वेरिएबल हो गए। और अब हम जब तीसरा वेरिएबल और आए x y z, जब 3 एक्सिस आ जाएं x y z,
तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो जो हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसका एक पार्ट है, राइट। एक ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट, उस ज्योमेट्री की शुरुआत करने वाला मैथमेटिशियन, उस ज्योमेट्री के 2 हिस्से, यूक्लिडियन, नॉन यूक्लिडियन। यूक्लिड ने जो बता दिया वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उसके बाद जितनी भी आ रहे हैं वो सब नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बहुत से हिस्से हैं, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेने डेस्कार्ट है, अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री, अलजेब्रा का ज्योमेट्री से मिक्स, एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया। और फिर इसको हमने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में सीख रहे हैं, राइट। तो समझ में आया सब कुछ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बात करें तो आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स में भी पहले इसमें पढ़ लिया होगा, वेक्टर्स वगैरह आप पढ़ कर के आए हो, तो वहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बेसिक्स आप जानते भी हो। चलिए बहुत आसान सी बात है, ये जब चीज़ें 3 डायमेंशनली मेजर होने लग जाए तो वो 3 डायमेंशनल में आ गई। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मतलब इस एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 90, इस वाई एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 90, और एक्स का जेड के साथ एंगल बन रहा है 90। दीज 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप जिस भी रूम में बैठे उस रूम के बिल्कुल टॉप के कॉर्नर में देखिए, वहां से 3 लाइन जा रही है, जो एक तो इस दीवार की तरफ आ रही है, राइट। एक तो मान लीजिए ये मेरी इस रूम की ब्रेड्थ है, तो ये ब्रेड्थ हो गई, तो ब्रेड्थ वाली लाइन देखिए कॉर्नर से आ रही है ना। एक लेंथ वाली लाइन चली गई जो आपके इस दीवार के जो एडजेसेंट दीवार है उसके साथ जा रही है, और एक उस कॉर्नर से हाइट। जब ये रूम बनाया गया, अब बच्चे जिस भी रूम में बैठे हैं आप जरा सोचिए, जो रूम बनाया गया उस रूम में सबसे पहले ये फिक्स किया गया कितने बाई कितने का बनाएंगे, तो लेंथ और ब्रेड्थ फिक्स की गई ना। मिस्त्री से ये कहा गया इतनी लेंथ और इतनी ब्रेड्थ का हमें एक रूम बनाना है। लेट अस सपोज आपने कहा कि 10 बाई 12 का बना दीजिए, तो 12 लेट अस सपोज 12 आपने लेंथ फिक्स की और 10 फीट आपने ब्रेड्थ फिक्स की, तो 12 और 10 2 डायमेंशन फिक्स हो गई, लेंथ ब्रेड्थ फिक्स हो गई। अब जब वो नीचे से बेस से दीवार बनाते आया, चारों दीवार बनती जा रही है साथ साथ, तो इसको बहुत ऊपर तक लेके जा सकते थे ना। एक जगह तो आपने फिक्स किया ना कि बस इतनी हाइट बहुत है, अब यहाँ पर हम छत डाल देंगे, तो इसका मतलब इन दीवार की लेंथ और ब्रेड्थ तो फिक्स हुई एज वेल एज इसकी हाइट भी फिक्स की गई कि ये रूम लास्ट में कितनी हाइट पे रहेगा। तो इस रूम में जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी पॉइंट है, आप जिस घर में बैठे उस घर में आप जहाँ बैठे हो ना, आपका भी कोऑर्डिनेट है, आपका भी पॉइंट्स लोकेट किया जा सकता है कि आपकी पोजीशन उस रूम में कहाँ पर है। जैसे लेट अस सपोज ये मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है, अगर मुझे इसकी लोकेशन इस रूम में देखनी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि ये कैमरा ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। मैं देखूंगा ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो मैंने क्या किया, एक फीता लेकर के यहाँ से और यहाँ तक देखा कितना डिस्टेंस है। लेट अस सपोज ये माइक ये कैमरा यहाँ से 4 फीट के डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया 4। और फिर मैं ये वाली दीवार यहाँ से मैं देखूंगा इस वाली दीवार से जो मेरा वाई एक्सिस है, इससे मैं देखूंगा ये कैमरा कितने डिस्टेंस पे है। लेट अस सपोज वहाँ पे मैंने फीता रखा और यहाँ पर मैं इसको पूरा मेजर कर रहा हूँ और ये आया 6 फीट, तो वाई एक्सिस से इसकी लोकेशन हुई 6 फीट। और अब मैं ये देखूंगा कि ये कैमरा इस हाइट से कितने दूरी पर है। लेट अस सपोज ये हाइट से 8 फीट की दूरी पर है, तो ये जो कैमरा जो इस समय टिका हुआ है ये इस रूम में 468 की लोकेशन पे है। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस 4 फीट है, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस
6 फीट है, जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस 8 फीट है। ये जेड एक्सिस इसके पीछे है, बैक में है, आप ऐसे ना देखें, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को ऐसे चौक बोर्ड से बताना काफ़ी टफ है, क्योंकि सारी 3D में हम फिगर्स नहीं बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप दिमाग में समझें। आप क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, आप सबकी पोजीशन में बता सकता हूँ कि 3D में कितनी है। इसके अगर मुझे पोजीशन बतानी हो तो एक्स एक्सिस से देखूंगा, वाई एक्सिस से देखूंगा, जेड एक्सिस से देखूंगा, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, मतलब पता लग जाएगा किसकी लोकेशन क्या है। तो ऐसे 3D में सभी पॉइंट्स लोकेट किए जा सकते हैं। मतलब जब हम कोऑर्डिनेट्स को 3 जगह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेंथ ब्रेड्थ हाइट से मेजर करते हैं तो हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अनुभव होता है। अब इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन कहलाता है। दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, और ये एक्स जेड प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होगा, इस वाई जेड प्लेन में कौन एक्स 0 होगा, इस जेड एक्स प्लेन में y 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट इस x एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट इस x एक्सिस पे है तो उसमें y और z दोनों 0 होंगे। अगर कोई पॉइंट इस y एक्सिस के ऊपर है तो x और z 0 होंगे, और अगर कोई पॉइंट इस z एक्सिस के ऊपर है तो x और y 0 होंगे। ऑन पर्टिकुलर एक्सिस उसको छोड़ करके बाकी दोनों 0 रहेंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0, इस पे एक्स और जेड 0, इस पे एक्स और वाई 0। ठीक है। चलिए बच्चे, अब हम एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के एक बेसिक फिगर के बारे में समझते हैं। ये आप सबको पता है 3 डायमेंशनल एक बेसिक फिगर है। यहाँ पर आप इसके 8 वर्टिसेस देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 वर्टिसेस अलग अलग ऑक्टेंट्स में है। देखो, जब हम 2 डायमेंशनल प्लेन में उसको इक्वली हिस्से करते हैं ना, तो 4 हिस्से बनते हैं ना, 1 2 3 4। कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो ये दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो मैं उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता हूँ, क्वाड्रेंट। इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ। एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 2 डायमेंशन में जब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मिलते हैं तो 4 हिस्से बनते हैं, जिनको हमने क्वाड्रेंट्स कहा। जब 3 डायमेंशन में ये आपस में मिलते हैं ना, तो 8 हिस्से बनते हैं, और ये 8 वर्टिसेस अलग अलग हिस्से में जाएंगे। उनको हम क्वाड्रेंट्स नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स। उन 8 हिस्सों को हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं। और मुझे ये देखना हो कि कौन किस ऑक्टेंट में पॉजिटिव होगा, किस ऑक्टेंट में नेगेटिव होगा। तो उसके लिए मैं आपसे एक टेबल बना रहा हूं यहां पर कि कौन से ऑक्टेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। यहां हमने लिख दिया एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड हो गए। और यहां हमने ऑक्टेंट्स लिखे, यहां लिख दिया मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, यहाँ लिख दिया थर्ड ऑक्टेंट, यहाँ हो गया फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8। ये 8 ऑक्टेंट्स हो गए हमारे। याद करने का तरीका, अच्छा ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये मैं तब बना रहा हूँ जब हमारे डायमेंशंस ऐसे हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तब मैं ये टेबल बता रहा हूँ। अगर एक्स एक्सिस ये कर दिया, वाई ये कर दिया, जेड ये कर दिया, तो टेबल भी बदलनी पड़ेगी। ये टेबल कब है, इस कंडीशन पे। कैसे याद करने का तरीका बहुत आसान, क्या करो, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। फिर क्या करो, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। फिर क्या करो, 4 प्लस, दुगने करते आओ, 4 प्लस और 4 माइनस। मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ऑक्टेंट है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे सब ऑक्टेंट के बारे में देखा जा सकता है ना।
लेकिन एक्चुअली क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप नंबरिंग से नाम नहीं दोगे, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, ऐसे नाम नहीं दोगे, नाम में बड़ी दिक्कत आएगी। इनको नंबरिंग से नाम नहीं, बल्कि इनको डायमेंशनली नाम देंगे। मतलब जो ये फर्स्ट ऑक्टेंट है ना, इस फर्स्ट ऑक्टेंट का नाम है OXYZ। मतलब O स्टैंड फॉर ओरिजिन, ओरिजिन से XYZ सारे पॉजिटिव हैं। इस सेकंड ऑक्टेंट का नाम है O, ओरिजिन से X कैसा है, नेगेटिव, तो X'YZ। इस ऑक्टेंट का नाम ये है OX'YZ। X तो नेगेटिव है और Y और Z दोनों पॉजिटिव है। मेरी बात समझ में आई? जैसे रैंडमली मान लो मुझे इस ऑक्टेंट का नाम देना हो, तो क्या नाम होगा इसका, OXY'Z। इस ऑक्टेंट का नाम देना हो OX'Y'Z, जो नेगेटिव उसके डैश लगा दो, जो पॉजिटिव हो वही लगने दो। इस ऑक्टेंट का नाम क्या होगा, OXYZ। तो ऐसे 3D में वो वर्टिसेस ऑक्टेंट्स में बढ़ते हैं और आप उनके साइन को देख करके बता सकते हो कि उस ऑक्टेंट का नाम क्या होगा। मान लो ये वर्टेक्स आपका 2 - 3 4 है, तो ये किस ऑक्टेंट में है, नंबरिंग से नहीं, डायमेंशन से। किस ऑक्टेंट में है ये, OXY'Z। ये इस ऑक्टेंट में है ये पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज हमने सारा ज्योमेट्री को अच्छे से जाना कि कहाँ से क्या इसका हिस्टोरिकल अप्रोच रहा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक्स जाना और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमने ऑक्टेंट्स को पढ़ा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज की फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर देंगे। और 12.1 मुश्किल से 5 या 10 मिनट की एक्सरसाइज है, जिसमें बस यही खेल है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं 12.2 एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आप ये सारा काम कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।